गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। डीबीएम ग्रुप में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल के लेक्चर में मैंने आपको लवड़ को बनाना बताया था। लवड़ कैसे बनाते हैं, लवड़ की मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी आपको, और क्रिस्टलन जल के बारे में मैंने बताया था। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। मैंने इसका नाम बताया था आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेट। इसमें क्रिस्टलन जल कितना है बच्चों? किसी लवड़ के इकाई सूत्र में जितने भी जल के अणु होते हैं उनको अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। यहाँ पे क्रिस्टलन जल कितना है? 10 क्रिस्टलन जल 10। इस रासायनिक सूत्र को एक और नाम से जाना जाता है, धावन सोडा। धावन सोडा, और वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आज बात करेंगे लवड़ कितने प्रकार के होते हैं, लवड़ों के प्रकार पर अपन बातें करेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे लवड़ों के प्रकार, लवड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट्स, लवड़ों के प्रकार। देखो बच्चों, लवड़ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवड़ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवड़ के प्रकारों को समझने के लिए पहले एक बात को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको अम्ल के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्षार के बारे में बता दिया। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अम्ल को 2 भागों में बांटा गया, इसी प्रकार क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया। आरेनियस नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अम्ल को 2 भागों में बांटा और क्षार को भी 2 भागों में बांटा। प्रबल अम्ल जैसे अपन बात करें तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे अम्ल हैं प्रबल अम्ल। सॉरी, NaOH नहीं बच्चों, H2SO4। दुर्बल अम्ल की बात करें, CH3COOH एसिटिक अम्ल, और बात करें HCOOH फार्मिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल हो गए। प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH, ये प्रबल क्षार है। KOH, ये भी प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार की बात करें तो NH4OH, दुर्बल क्षार। और भी है CaOH का होल ट्वाइस, ये भी दुर्बल क्षार। अब अम्लों को 2 भागों में तो बांटा, लेकिन किस बेस पर बांटा, किस आधार पर बांटा, ये आरेनियस नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। अगले टॉपिक में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इनकी जरूरत है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगले टॉपिक में इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। किस बेस पर प्रबल अम्ल HCl H2SO4 को कहा गया, किस बेस पर प्रबल क्षार NaOH KOH को कहा गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? फिलहाल इतना ही यहाँ पे काम आएगा, बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे के टॉपिक में लवड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। लवड़ 3 प्रकार के होते हैं। लवड़ कितने प्रकार के होते हैं? लवड़ 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आप लोग समझें खाली बस, अम्लीय लवड़। अम्लीय लवड़ अपन किन्हें कहते हैं? मैंने आपको लवड़ बनाना बताया था। अम्ल की अभिक्रिया अपन क्षार के साथ करा दें
तो जल का निर्माण होता है। जल के अतिरिक्त और जो पदार्थ बनते हैं उनको अपन लवण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अम्लीय लवण किसको कहेंगे? अम्लीय लवण वो होगा जिसमें अम्ल के गुण पाए जाएंगे, जिसमें अम्ल के गुण पाए जाएंगे उसको अपन कहेंगे अम्लीय लवण। यहां पर मैं एक प्रबल अम्ल ले लूं HCl और एक दुर्बल क्षार ले लूं NH4OH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल मतलब ताकतवर। इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार है ये वाला, दुर्बल क्षार। इसका नाम लिख लेंगे अमोनियम, लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जो लवण होता है ना तो उसमें अम्ल के गुण होते हैं और ना उसमें क्षार के गुण होते हैं। लेकिन इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी अम्ल है, यहाँ पर भी क्षार है, लेकिन यहाँ प्रबल अम्ल है, ताकतवर है यहाँ पे, यहाँ दुर्बल क्षार है, ये कमजोर है। अम्ल और क्षार की हमने अभिक्रिया कराई तो जल का निर्माण हो गया। देखो जल में दो तो हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन। इन वाले हाइड्रोजनों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि NH4 ये होता है मूलक है, ये वाला NH4+, N के साथ H रहते हैं। हमको इन वाले हाइड्रोजनों से कोई मतलब नहीं है। एक H, 2H, एक ऑक्सीजन ये वाला बचा। क्या यहाँ पे NH4 बचा, Cl बचा, ये लवण बन गया NH4Cl। इसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कहेंगे इसको। अमोनियम क्लोराइड के बारे में बच्चों आपने पढ़ा है। अमोनियम क्लोराइड का एक और नाम है साधारण नाम, नौसादर। नौसादर छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं नौसादर के बारे में। नौसादर एक ऐसा पदार्थ है जिसको अपन गर्म करेंगे तो ये बगैर द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे अपन बर्फ़ को गर्म करते हैं, बर्फ़ को पहले वो पानी में बदलेगी और गर्म करेंगे जब वो क्या है वाष्प में बदलेगी, लेकिन ये पानी में नहीं बदलता, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलता है नौसादर। छोड़ो, आगे करेंगे इसके बारे में बात। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अम्ल की अभिक्रिया हमने क्षार से कराई तो लवण बन गया, लेकिन यहाँ प्रबल अम्ल है, ताकतवर लवण अम्ल है, तो इस प्रबल अम्ल के गुण इस लवण में आएंगे। क्यों? ये कमजोर है, ये प्रबल है, ताकतवर है ये वाला। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी, कहने मतलब एक तरह से लड़ाई होगी, तो जीतेगा कौन? प्रबल जीतेगा, ताकतवर जीतेगा। जो रिजल्ट आएगा वो ताकतवर के कोटे में आएगा, रिजल्ट ताकतवर के फेवर में आएगा रिजल्ट। तो लवण बनेगा, इसमें अम्ल के गुण होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रबल अम्ल है, ताकतवर है ये वाला। तो ये वाला जो लवण होगा अमोनियम क्लोराइड, ये अम्लीय लवण होगा। कौन सा लवण होगा बच्चों? अम्लीय लवण। तो एक बात तो यहाँ से समझ में आई, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जब दुर्बल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होने वाले लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल काम में लिया है, दुर्बल क्षार काम में लिया है। अम्ल प्रबल है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा, जो उत्पाद बनेगा, उसमें अम्ल के गुण होंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई तो आप हेडिंग डालनी है आपने, लवणों के प्रकार। इसमें नोट लिखें, लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल लें, अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट्स, एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण। मैंने आपको बता दिया, लिखेंगे इसमें, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार
दुर्बल क्षार के साथ कराई जाती है, दुर्बल क्षार के साथ कराई जाती है, तो प्राप्त होने वाले लवण, तो प्राप्त होने वाले लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो प्राप्त होने वाले लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। इस उदाहरण को आप नोट करेंगे, समझ में आएगा नहीं बच्चों। प्रबल अम्ल है, इसलिए प्रबल अम्ल के गुण लवण में जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नोट कीजिए उदाहरण को। आगे बात करते हैं लवण का दूसरा प्रकार, क्षारीय लवण। हेडिंग डाल लेंगे नंबर 2, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किनको कहेंगे? जिस लवण में क्षार के गुण पाए जाएंगे उसको क्षारीय लवण कहेंगे। अब क्षारीय लवण अपन कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान दें सभी बच्चे इधर। मैंने आपको बताया लवण कैसे प्राप्त करते हैं। अम्ल की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं? क्षार से कराते हैं। तो यहां पे जल प्राप्त होता है और जल के साथ साथ हमको लवण प्राप्त होते हैं। लेकिन लवण चाहिए हमको कैसे? क्षारीय लवण। कैसे लवण चाहिए? क्षारीय लवण, मतलब लवण में क्षार के गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको प्रबल क्षार लेना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार है, आपस में अभिक्रिया होगी इनमें, ये क्षार प्रबल होने की वजह से क्षार के गुण चले जाएंगे लवण में, तो बन जाएगा क्षारीय लवण। देख लेते हैं बनाकर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दुर्बल अम्ल आपने लेना है CH3COOH, दुर्बल अम्ल हमने ले लिया। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार लेना है NaOH, प्रबल क्षार ले लिया, प्रबल क्षार ले लिया। आपस में अभिक्रिया होगी अम्ल और क्षार की। सबसे पहले जल काढ़ू हमको निकालना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जल काढ़ू निकाल दिया। H यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया, O यहां से निकल गया, ठीक है ना। H2O निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये बचा क्या? CH3COONA। क्या बचा? CH3COONA, CH3COONA। ये होगा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्यों? कि इसमें क्षार के गुण पाए जाएंगे, क्योंकि क्षार अधिक ताकतवर है ना, अम्ल कम ताकतवर है। रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा? ताकतवर के फेवर में जाएगा। रिजल्ट ये आया लवण, तो ये क्षारीय होगा। इसका नाम लिख लेते हैं अपन सोडियम एसीटेट, CH3COONA। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। समझ में आई बच्चों? तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि प्रबल क्षार की अभिक्रिया जब दुर्बल अम्ल के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होने वाले लवण जो होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। इस उदाहरण से अपन समझ सकते हैं इस वाली बात को। तो परिभाषा बच्चों लिखें, क्षारीय लवण हेडिंग डालें और परिभाषा लिखें। जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, तो प्राप्त होने वाले लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं।
तो प्राप्त होने वाले लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्षारीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में इस अभिक्रिया को अपन नोट कर लेंगे। नोट कीजिए बच्चों, फटाफट नोट कीजिए। सिंपल बात है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जो प्रबल होगा लवण में उसी के गुण जाएंगे, दुर्बल के गुण नहीं जाएंगे। यहां प्रबल क्षार है इसलिए लवण कैसा हुआ? क्षारीय हुआ। नोट कर लिया? आगे देखते हैं लवण का तीसरा प्रकार। लवण का तीसरा प्रकार इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस बात को। तीसरा प्रकार उदासीन लवण। उदासीन लवण, उदासीन का मतलब क्या है? न्यूट्रल, ना तो अम्ल के गुण ना क्षार के गुण। मतलब ऐसा लवण जिसमें ना तो अम्ल के गुण होंगे और ना क्षार के गुण होंगे, वो कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। कैसा होगा बच्चों? उदासीन लवण होगा। उदासीन लवण को अपन कैसे बनाएंगे? मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनाएंगे। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करानी है। यहां पे अपन प्रबल अम्ल ले लें और यहां पर भी अपन प्रबल अम्ल ले लें, तो क्षार लेंगे, प्रबल क्षार ले लें। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने के पश्चात जल का निर्माण तो आप होता ही है, लेकिन लवण का निर्माण भी होगा। जल के अलावा जो भी बचेगा वो क्या होगा? लवण होगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये भी ताकतवर, ये भी ताकतवर, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नील, न्यूट्रल। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? दोनों ताकतवर जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? खत्म मामला। ना जो रिजल्ट आएगा, जो उत्पाद बनेगा, ना तो इसमें अम्ल के गुण पाए जाएंगे ना इसमें क्षार के गुण पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों प्रबल है ना, बराबर शक्ति में दोनों में। तो प्राप्त होने वाले लवण जो होंगे ये उदासीन लवण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राप्त होने वाले लवण जो है ये उदासीन लवण कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। प्रबल अम्ल ले लिया हमने HCl, प्रबल क्षार ले लिया NaOH। देखो इनकी अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले अम्ल क्षार की अभिक्रिया, जल को निकालो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, बचा क्या? Na बचा और Cl बचा। क्या बचा बच्चों? Na बचा और Cl बचा। क्या बन गया? NaCl बन गया। NaCl उदासीन लवण होगा ये। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। साधारण भाषा में इसको नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। नमक को अपन टेबल पे रखते हैं, भोजन करते हैं, जब भोजन खाते हैं, जब नमक को टेबल पर रखते हैं, इस हिसाब से इसका एक और नाम है टेबल लवण। क्या है? टेबल लवण। टेबल लवण क्वेश्चन आता है कभी कभी। टेबल लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए, आंसर हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? बिल्कुल। और देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल, जैसे H2SO4 है यहां पे, ये वाला था प्रबल अम्ल और ये वाला था प्रबल क्षार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रबल अम्ल ले लिया हमने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल क्षार भी हमने लेंगे कोई, KOH हमने ले लिया। देखो अब ध्यान से, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। सबसे पहले अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, जल को निकाल दिया, बचा क्या? K बचा। यहाँ पे क्या बचा? SO4 बचा। यहाँ पे क्या बचा? SO4 बचा यहाँ पे। तो क्या बन गया? K2SO4 बन गया। क्या बन गया बच्चों? K2SO4 बन गया। अब ध्यान दीजिए इधर, अभिक्रिया संतुलित नहीं है। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2 और एक 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जितने इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन इधर होने चाहिए। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। यहां पे 2 पोटेशियम है, K, यहां पे 2 कर देंगे। अब देखो यहां पे 2 पोटेशियम हो गए,
यहाँ पे 2 पोटेशियम है। अगली बात करते हैं, 2 का गुणा K से हो रहा है, 2 का गुणा O से भी हो रहा है और 2 का गुणा S से भी हो रहा है। 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1 या 2 कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। देख लो ध्यान से, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 गुणा O 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 गुणा H, 2 हाइड्रोजन तो ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, हो गई अभिक्रिया संतुलित। इसको बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट उदासीन लवण है ये वाला। कैसा लवण है बच्चों? उदासीन लवण है ये वाला। पोटेशियम सल्फेट उदासीन लवण ये वाला। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात तो आ रही होगी, 100% एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे K बचा था और SO4 बचा था, अभिक्रिया आपने संतुलित नहीं की थी, तब यहाँ पे K बचा था, SO4 बचा था, तो आपने K2SO4 बनाया, लेकिन KSO4 क्यों नहीं बनाया? परेशानी वाली बात बच्चों को, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। आपको मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ भी चुके हैं, K की संयोजकता होती है +1, 1 को लिखते नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। SO4 की संयोजकता होती है 2-, या इधर लिख लो, एक ही बात है, +2। पता है आपको? नहीं पता है तो देख लें। जब इनका रासायनिक सूत्र बनाते हैं अपन, मैंने आपको बता चुका हूँ रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। जब रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो इसकी संयोजकता होती है वो इसके चरणों में जाती है, और इसकी संयोजकता होती है वो इसके चरणों में जाती है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? माइनस है बच्चों यहाँ पे। इसकी संयोजकता इसके चरणों में, इसकी संयोजकता इसके चरणों में। देखो ध्यान से, K के चरणों में क्या आ गया? -2। SO4 के चरणों में क्या आ गया? +1। मैंने आपको यह भी बताया था कि माइनस को नहीं लिखते, ना प्लस को लिखते और ना एक को लिखते, ना माइनस को लिखते हैं, ना प्लस को लिखते हैं, ना एक को लिखते हैं। देखो क्या बनेगा, तो कि माइनस को उठा देंगे, K2 हो गया। SO4 प्लस को उठा देंगे और एक को भी हटा देंगे, बन गया K2SO4। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? KSO4 नहीं बनेगा बच्चों, K2SO4 बनेगा। K2SO4 बनेगा तो अभिक्रिया हमको संतुलित करनी पड़ेगी। अब अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आगे पार्ट जब कराएंगे 6 पार्ट, उसमें आपको बता दूंगा कि अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात आती है एक इसमें, उसको मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है ना? तो उदासीन लवण कैसे प्राप्त हुए? जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया हमने प्रबल क्षार से कराई थी, तभी तो उदासीन लवण प्राप्त हुए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होने वाले लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखो। जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होने वाले लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। तो प्राप्त होने वाले लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। नोट कीजिए बच्चों, उदाहरण डाल के नोट कीजिए। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बेटा, पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का लवण है? डायरेक्ट आंसर होगा उदासीन लवण है। नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, लवणों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया। इस टॉपिक में हमने क्या किया था, सबसे पहले लवण को पढ़ा था। लवण कैसे बनाए जाते हैं वो वाली चीज़ हमने पढ़ी थी। लवण के अंतर्गत एक और टॉपिक आया था क्रिस्टलन जल, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद लवणों के प्रकार, हमने लवणों के प्रकार भी
पढ़ लिए। कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपकी परेशानी को समझ सकूं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको लवणों के बारे में भी पढ़ा दिया, क्षार के बारे में पढ़ा दिया, अम्ल के बारे में पढ़ा दिया। आगे बात करेंगे अम्ल को और कैसे पहचान सकते हैं, क्षार को और कैसे पहचान सकते हैं। भाई मैंने आपको बताया क्षार को चख कर पता लगाते हैं और क्षार को लिटमस पत्र के द्वारा भी पता लगाते हैं। इसी प्रकार अम्ल का पता लगाते हैं अपन, लेकिन ना तो अपने चख नहीं सकते, ऐसी कंडीशन आ गई, और दूसरी कंडीशन ऐसी आ गई कि अपने पास लिटमस पत्र नहीं है। तो अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे? एक वैज्ञानिक आया था, आरेनियस वैज्ञानिक, उसने अपनी संकल्पना दी थी, उसको बोलते हैं आरेनियस संकल्पना, अवधारणा या फिर परिकल्पना, एक ही बात है। हेडिंग डालेंगे आरेनियस। किसी किताब में लिखा हुआ है आर्हेनियस, एक ही बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अवधारणा या संकल्पना एक ही बात है, अवधारणा। इस वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की पहचान को बताया था। सन 1887 की बात है। सन 1887 में इस वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार पता लगा सकते हैं, ये वाली बात इन्होंने बताई थी। अम्ल और क्षार, इनका पता अपन कैसे लगा सकते हैं? इन्होंने बात बताई थी, यदि कोई पदार्थ है, अगर इसको अपन जल में घोल दें, किस में घोल दें? जल में घोल दें, और ये हमको H+ आयन दे दे। H+ आयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, तो वो अम्ल होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ अम्ल है, अम्ल को हमने जल में घोला, अम्ल को हमने किस में घोला? जल में घोला। तो जल में घुलेगा तो ये टूट जाएगा, टूट कर क्या देगा? H+ आयन देगा, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल को जल में घोलने पर, अम्ल को जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन या फिर H+ आयन देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? या इस भाषा को अपन इस तरह भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा HCl, HCl है मेरे पास, मैंने इसको जल में घोल दिया, किस में घोल दिया? जल में घोल दिया। जल में घोलने पर ये H+ आयन के रूप में टूट जाएगा, Cl- आयन के रूप में टूट जाएगा, तो ये अम्ल हो गया। HCl को मैंने जल में घोल दिया, ये जल में चला गया, ये जलीय हो गया। क्या हो गया? ये जलीय। AQ, एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। जब मैंने इस HCl को जल में डाल दिया तो ये जलीय हो गया, जल में घुल गया, लिख दिया एक्वस, मतलब जलीय HCl बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? जलीय HCl। जैसे ही मैंने इसको जल में डाला तो H+ के रूप में ये टूट गया और Cl- के रूप में भी टूट गया। देखो टूट गया, H+ के रूप में टूट गया, Cl- के रूप में टूट गया। ये H+ और Cl- किसमें? जल में ही उपस्थित हैं, इसलिए इनको ही लिखेंगे एक्वस, एक्वस। जल में ही H+ है और जल में ही क्या है? Cl- है। और भी उदाहरण देखते हैं इससे। H2SO4, इसको मैंने जल में डाल दिया, इसको मैंने जल में डाल दिया तो क्या हुआ? SO4-2 अलग हो गया और H+ अलग हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 लिख दिए मैंने यहाँ पे। देखो जल में घोलने पर क्या हुआ? H+ अलग हो गया, SO4-2 अलग हो गया। ये भी जल में ही प्राप्त होगा और ये भी जल में ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये वाली बात आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताई थी 1887 में। अम्ल और क्षार को इन्होंने परिभाषित किया था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे आर्हेनियस अवधारणा। इसमें लिखेंगे सन 1887 में आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने
नामक वैज्ञानिक ने अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया। अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया। इनके अनुसार आगे डैश लगा देंगे। आगे डैश लगा के अगली लाइन से अपन हेडिंग डालेंगे अम्ल। क्या डालेंगे बच्चों? अम्ल। अब देखो अम्ल की परिभाषा आपको समझ में आ गई। जल में घोलेंगे क्या देंगे? H+ आयन देंगे। वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। तो लिखो बेपदार्थ जिनको जल में घोलने या फिर विलय करने पर, या घोलने पर, विलय का मतलब होता है विलय करना, घोलना। बेपदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनित होकर का मतलब टूटकर, H+ आयन कोष्ठक में लिख लेंगे हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या विलय करने पर आयनित होकर मतलब टूटकर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इन दोनों एग्जाम्पलों को आप लोग नोट कर लेंगे। दोनों एग्जाम्पलों को नोट कीजिए बच्चों। आगे देखते हैं। इस वैज्ञानिक ने अम्ल को 2 भागों में बांटा। एक तो प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। अम्ल को 2 भागों में किस आधार पर बांटा, ये अभी आपको बताते हैं। यहां पे लिखेंगे अम्ल के प्रकार, हेडिंग डालेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करते हैं पहले हम। प्रबल अम्ल किन्हें कहेंगे? जैसे मान के चलो कोई अम्ल है, ये HCl है अपने पास, मैंने इसको जल में मिला दिया, जल में इसको मैंने घोल दिया, विलय कर दिया, तो ये H+ देगा और Cl- देगा। देखो इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? HCl को मैंने जल में घोल दिया, एक्वस AQ जलीय बन गया। टूटने पर क्या हुआ? इसने H+ दे दिया और Cl- इसने दे दिया। देखो HCl में कितने हाइड्रोजन थे? 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन इसने अलग कर दिया, बिल्कुल 1 हाइड्रोजन Cl से बिल्कुल अलग हो गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये है कि वे अम्ल जिनके जलीय विलयन जो होते हैं, जिनके जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया टूट जाते हैं। यहाँ पे देखो एक H था, एक Cl था। देखो H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो टूट गया, पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब HCl ने जितने भी हाइड्रोजन इसके पास थे HCl के पास, इसने अपने हाइड्रोजन बिल्कुल अलग कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे अम्ल या फिर वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एक और बात करें, जैसे H2SO4 की बात करते हैं अपन। जल में मिला दिया मैंने, SO4-2 ये अलग हो गया, 2H+ अलग हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, समझने की बात है। यहाँ पे H2SO4 में कितने हाइड्रोजन थे? 2। इसने दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल अलग कर दिए। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हमने जल में मिलाया,
तो ये पूर्णतया आयनित हो गया, पूर्णतया टूट गया। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे बात करें उदाहरणों की, अपन HCl प्रबल अम्ल हो गया, H2SO4 प्रबल अम्ल हो गया, H2SO4 प्रबल अम्ल हो गया, HClO4 आकल्लो3 आकल्लो2, मतलब HClO4 HClO3 HClO2, ये सभी क्या हो गए? ये सभी प्रबल अम्ल हो गए। ये सभी क्या हो गए? प्रबल अम्ल हो गए। इनको अपन जल में घोलेंगे तो अपने हाइड्रोजन आयनों को ये पूर्णतया अलग कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, HNO3 है, HNO3 भी क्या करेगा? अपने H+ आयनों को पूर्णतया जल में दे देगा। तो अपन बच्चों परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा हमने कैसे लिखनी है? परिभाषा हमने ऐसे लिखनी है, लिखो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब समझ में आ गई बच्चों? मैंने लवणों के प्रकार बता रहा था, तब मैंने आपको यहाँ पे लिखा था प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल वाली बात समझ में आ गई? मैंने वहाँ पे लिखा था HCl। क्यों लिखा था? HCl को जल में घोलेंगे तो जितने भी इसके पास H+ आयन है, सारे H+ आयनों को ये सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है ना? पूर्णतया इसका आयनन हो जाएगा, ये पूर्णतः आयनित हो जाएगा, पूर्णतः टूट जाएगा, इसलिए प्रबल अम्ल हुआ। तो इन एग्जाम्पलों को आप लोग नोट कर लेंगे, HCl, H2SO4, HClO4, लास्ट में है HNO3। सारे एग्जाम्पलों को नोट कीजिए। अगली बात करते हैं दुर्बल क्षार की। अगली बात करते हैं अपन दुर्बल क्षार की, दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। दुर्बल अम्ल किनको कहेंगे? दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। अगली हेडिंग डालें दुर्बल अम्ल। इसको ध्यान से देखें, समझने वाली बात है। एक अम्ल लिया मैंने CH3COOH, इसको मैंने जल में डाल दिया, घोल दिया, AQ लिख दिया। जल में घोलने पर ये क्या हुआ? CH3COO- और H+ में ये टूट गया, आयनित हो गया। अब देखो ध्यान से, इस अम्ल के पास 4 H+ आयन है। देखो 4 हाइड्रोजन है, 3 तो ये रहे, 1 ये रहे, लेकिन टूटने पर इसने कितना हाइड्रोजन दिया? 1। मतलब इसका पूर्ण रूप से आयनन नहीं हुआ। इसको जल में डालने पर इसने अपने चारों हाइड्रोजन नहीं दिए, केवल 1 हाइड्रोजन दिया। तो इसका पूर्णतया अपघटन नहीं हुआ है, इसका पूर्ण रूप से आयनन नहीं हुआ है, तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। और बात करें जैसे HCOOH, HCOO- और H+। इधर ध्यान दें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जल में घोलने पर क्या हुआ? यहाँ पे इसने 1 ही हाइड्रोजन दिया, इसलिए अपन कह सकते हैं इसका पूर्ण रूप से आयन नहीं हो रहा, पूर्णतया आयनित नहीं हो रहा ये, इसलिए दुर्बल अम्ल हुआ। तो अपन एक बात यहाँ से कह सकते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो परिभाषा लिखें इसमें, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, मतलब जल में डाल दिया तो जलीय विलयन हो गया, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतया नहीं टूटते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं,
दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण लिख लेंगे अपन। उदाहरण अपन लिखेंगे CH3COOH। अगला उदाहरण लिखेंगे HCOOH, H2CO3। इसको कहते हैं बच्चों कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं इसको। दुर्बल अम्ल है ये कार्बोनिक अम्ल। इसको अगर अपन जल में विलय करेंगे तो दोनों हाइड्रोजनों को नहीं देगा, एक हाइड्रोजन को देगा। H+ और HCO3- के रूप में ये टूटेगा। तो इन एग्जाम्पलों को आप लोग नोट कीजिए। आगे बात करते हैं क्षार की। अम्ल के बारे में हमने समझ लिया। अम्ल किन्हें कहते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल किन्हें कहेंगे? जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, अपने जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं उनको पूर्ण रूप से दे देंगे जलीय विलयन में, तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल किन्हें कहेंगे? जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, जितने भी हाइड्रोजन है उनको पूर्ण रूप से नहीं देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब बात करते हैं क्षार की। आर्यनियस नामक वैज्ञानिक ने क्षार को किस प्रकार परिभाषित किया? किस प्रकार परिभाषित किया? देखो, इन्होंने क्या कहा कि क्षारों को अगर जल में विलय करें, जल में घोलें, तो ये OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। OH- आयन कह लो या हाइड्रोक्सिल आयन कह लो। तो वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या जल में विलय करने पर OH- आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। जैसे मैंने NaOH को जल में घोला, OH- अलग हो गया, Na अलग हो गया, तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। तो NaOH क्या है? क्षार है ये वाला। ऐसे इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं NaOH, मैंने जल में घोल दिया, AQ लिख दिया, जलीय हो गया। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। Na+ में टूट गया और क्या है? OH- में टूट गया। तो NaOH जो है जल में घुलकर क्या दे रहा है? OH- आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? NaOH क्षार हुआ। और भी बात करते हैं, जैसे NH4OH, इसको मैंने जल में घोल दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? और बात करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। KOH को मैंने जल में घोल दिया, तो K+ और OH- प्राप्त हो गया। तो KOH जल में घोलने पर क्या दे रहा है? OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्षार है। तो अपन क्षार को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या विलय करने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर OH- आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो आप परिभाषा लिखो, इसकी हेडिंग डालिए क्षार, लिखें परिभाषा। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, जल में घोलने पर OH- आयन, कोष्ठक में लिख लेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। उदाहरण के रूप में इनको नोट कर लें, फटाफट नोट करें बच्चों। अब आगे बात करेंगे अपन क्षार के प्रकारों की। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। इनको किस आधार पर आर्यनियस ने दो भागों में बांटा? प्रबल क्षार वो होंगे जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाएंगे, जितने भी OH आयन है, OH हैं उसके पास, क्षार के पास, वो सारे OH जल में अलग हो जाएंगे, तो वो क्या हुआ? प्रबल हो गया। जैसे बात करते हैं
लिखो अम्ल के क्षार के प्रकार। हेडिंग डालिए क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार। नंबर 1 लिखेंगे आप प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आप एक एग्जांपल बताता हूं आपको। NaOH है ये वाला, इसको मैंने जल में मिलाया, Na+ में टूट गया, OH- में टूट गया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब देखो इस NaOH के पास एक ही OH था, इसने वो दे दिया, तो ये प्रबल क्षार हो गया। क्या हो गया ये? प्रबल क्षार ये हो गया। तो यहां पे लिखो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण NaOH, KOH। KOH के पास एक तो K है, एक OH है। अगर इसको जल में मिलाएंगे तो OH अलग हो जाएंगे, K अलग हो जाएगा। तो एक ही OH था, इसने दे दिया, तो ये प्रबल क्षार हो गया। और बात करते हैं CS, छोड़ो, आगे देखें। RbOH भी है, CSOH भी है, LiOH भी है। ये सभी क्या है? प्रबल क्षार हैं ये वाले। एग्जाम्पलों को नोट करें। आगे बात करेंगे नंबर 2 दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार की बात करते हैं। दुर्बल क्षार किन्हें कहेंगे? जिनको जल में मिलाएंगे वो OH आयनों को पूर्ण रूप से नहीं देंगे, उनको अपन क्या है? दुर्बल क्षार कहेंगे। जैसे देखो CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ये क्या है? सभी दुर्बल क्षार हैं ये। क्यों? अगर इनको अपन जल में मिलाएंगे तो ये OH आयनों को पूर्ण रूप से नहीं देंगे। जैसे मैंने CaOH के होल ट्वाइस को जल में मिलाया तो इसके पास 2 OH आयन है, तो 2 OH आयनों को ये अलग सेपरेट नहीं करेगा, इसलिए दुर्बल क्षार हुआ। तो अपन दुर्बल क्षार की परिभाषा लिखें बेपद क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया, मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई तो नोट कर लो, उदाहरण के रूप में इनको नोट कर लेना, काम आएंगे बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2-3 प्रबल क्षार में से दे देगा, 2-3 दुर्बल क्षार में से दे देगा। आपको पूछेगा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की पहचान कीजिए, सबको अलग अलग सेपरेट कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। रोजाना आपको क्लास अटेंड करनी है, रेगुलरली आपको क्लास अटेंड करनी है। एक क्लास, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, एक क्लास मिस तो पूरा पार्ट मिस। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? आगे देखो, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल को समझा दिया, क्षार को भी समझा दिया। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इनको समझा दिया। लेकिन
कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें H+ आयन नहीं होते, जैसे CO2, ZnCl2, AlCl3, ये सारे अम्ल हैं। ये सभी क्या हैं? अम्ल हैं। अब इनमें तो H+ आयन है नहीं, तो इनको आर्हेनियस नहीं समझा पाया। बात करेंगे आर्हेनियस अवधारणा की कमियां। आर्हेनियस अवधारणा की कमियां। अवधारणा की कमियां कौन कौन सी हैं? इसकी कमी क्या रह गई अवधारणा में? पहली कमी तो सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि यह सिद्धांत केवल जलीय विलयनों पर ही लागू हुआ। अगर हमारे पास जल है तो अपन अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि जल में ही घोलेंगे तभी पता पड़ेगा H+ आयन है कि OH आयन है। H+ आयन हुआ तो अम्ल, OH- आयन हुआ तो क्या हो गया? क्षार हो गया। तो अपन एक बार कमी तो ये बता सकते हैं इसकी कि यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन में ही अम्ल एवं क्षार की व्याख्या कर सकता है, अदर नहीं कर सकता। पहली कमी लिखें, यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन में ही, केवल जलीय विलयन में ही अम्ल एवं क्षार की, अम्ल एवं क्षार की व्याख्या कर सकता है। यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन में ही अम्ल एवं क्षार की व्याख्या कर सकता है। नंबर दूसरी कमी, बहुत इंपॉर्टेंट कमी, इसने बताया अगर H+ आयन होंगे तो अम्ल होगा, OH- आयन होंगे तो क्या होगा? क्षार होगा। लेकिन बहुत सारे अम्ल ऐसे हैं जिनमें H+ आयन नहीं होता। मैंने आपको बता रहा हूँ, CO2 हो गया, ZnCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, SO2 हो गया। देखो ये सारे क्या हैं? अम्ल हैं ये सभी। इसमें कहाँ है H आया? हाइड्रोजन कहाँ है इसमें? तो ये अम्ल होंगे। तो इनकी पहचान कैसे करें ये नहीं बता सका, आर्हेनियस की कमी। और देखो NH3, ये क्या है? क्षार है। इसमें OH है नहीं, इसमें OH इसमें है ही नहीं, तो इसकी पहचान वो नहीं बता सका। दूसरी कमी क्या हो गई? बे पदार्थ, बे अम्ल एवं क्षार जिनमें हाइड्रोजन आयन, या ऐसे लिख लें H+ एवं OH- उपस्थित नहीं होते, उपस्थित नहीं होते हैं, उनकी व्याख्या करने में, उनकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत या अवधारणा असफल रहा, असफल रहा। मतलब बे अम्ल एवं क्षार जिनमें ना तो H+ हो और ना OH हो, और उनकी ये सिद्धांत व्याख्या कैसे करें? क्योंकि ये तो जलीय विलयन पर लागू है। खाली जल में मिलाएंगे, अगर जब H+ देगा तो अम्ल होगा, OH- देगा तो क्षार होगा। अब जैसे देखिए CO2, SO2, AlCl3, ZnCl2, NH3, इनमें देखो, इनमें इस सिद्धांत के अनुसार ना तो अम्ल की पहचान कर सकते ना क्षार की पहचान कर सकते, तो इसकी दूसरी कमी हो गई। नोट कीजिए। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया जो अम्ल जो होते हैं जल में घोलने पर, अम्लों को जल में घोलने पर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन नोट करके आप लोग एक बात लिखें, जो हाइड्रोजन आयन हैं वो जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, जल में अस्थायी हैं।
वो जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, जल में उपस्थित है, ये जल के एक अणु से क्रिया कर लेते हैं और H3O+ इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन देखो बच्चों, यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और मिल गया, हाइड्रोजन 3 हो गए, एक ऑक्सीजन, एक प्लस चार्ज। जो कहने का मतलब क्या हुआ, नोट करो, नोट डाल के, स्पेशल नोट है बच्चों, स्पेशल नोट लिखें इसमें, हाइड्रोजन आयन H+ ब्रैकेट में, जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। ये जल के एक अणु से क्रिया करके, जल के एक अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कीजिए। तो बच्चों आज जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, लवणों के हमने प्रकारों के बारे में पढ़ाया है, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया, इसके बारे में पढ़ाया है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू।